हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन इनकम टैक्स के एमसीक्यूज पे होने वाला है और ये एमसीक्यूज ना हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली रेलेवेंट है। आप एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी भी कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, इनकम टैक्स रेलेवेंट सब्जेक्ट है जो कि हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ हम लोग आज अप्रॉक्स 50 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं एंड इनफैक्ट हमने इनकम टैक्स से रिलेटेड ना बहुत सारे एमसीक्यूज पहले भी डिस्कस किए हुए हैं। अगर अभी तक वो क्लास आपने नहीं कवर किए तो आप लोगों के लिए हमने प्लेलिस्ट ड्राफ्ट कर दी है जहां इनकम टैक्स से सारे एमसीक्यूज हमने इंक्लूड कर लिए हैं, तो वो प्लेलिस्ट जरूर से कवर कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। अच्छा, आज की क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसकी लिंक अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन। अगर इनकम टैक्स एक्ट की बात करें तो ये आया 1 अप्रैल 1962 को। अब ये क्वेश्चन रेलेवेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 1 अप्रैल 1962। नेक्स्ट, इनकम टैक्स रेट ये कहाँ स्टैब्लिश किया जाता है? इनकम टैक्स एक्ट, फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल, फाइनेंस रूल। अगर इनकम टैक्स रेट्स की बात करें ना तो ये हमेशा फाइनेंस एक्ट में मेंशन किया जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लेवीड इन। इनकम टैक्स किस साल लेवीड होता है? प्रीवियस ईयर में? नो, असेसमेंट ईयर में। अब प्रीवियस ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर क्या है? देखो, अगर मान लो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 तक हमने इनकम जनरेट की, तो इस इनकम पे तो जो हमारा टैक्स का कैलकुलेशन है वो नेक्स्ट ईयर ही ना होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि 31 मार्च तक हमने कितनी इनकम जनरेट की है? जब ये साल बीत जाएगा, जब ये टाइम पीरियड बीत जाएगा, तब हम इजिली कैलकुलेट कर पाएंगे। उसी कैलकुलेशन के बेसिस पे हम अपने इनकम पे टैक्स देंगे ऑन असेसमेंट ईयर, जो कि हो जाएगा 2025-26। क्लियर? तो इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर, जिस साल हमने इनकम जनरेट की, और जिस साल उस पर टैक्स पे करते हैं उसको कहते हैं असेसमेंट ईयर। क्लियर? तो इनकम टैक्स हमेशा लेवीड होता है किस साल? असेसमेंट ईयर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, द टर्म प्रीवियस ईयर इज डिफाइंड इन। प्रीवियस ईयर को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 में, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, a company is registered in USA and its place of effective management, that is poem, is in India. अगर आपका इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया से हो रहा है तो उस केस में आपको रेसिडेंट माना जाता है इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि कंपनी क्या है? रेसिडेंट है। नेक्स्ट, टैक्स इवेजन इज। देखो, टैक्स इवेजन मतलब टैक्स की चोरी। टैक्स प्लानिंग नहीं कर रहे हो आप, टैक्स इवेजन कर रहे हो, चोरी करो, किसी ना किसी तरीके से फ्रॉड करके आप टैक्स की चोरी करो। तो ये क्या लीगल होगा? नो, ये इलीगल है। दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इलीगल। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कट कर देंगे। व्हाट इज द एग्जेम्पशन लिमिट ऑफ इनकम टैक्स इन केस ऑफ अ कंपनी? देखो, कंपनी के केस में कोई एग्जेम्पशन लिमिट नहीं दी हुई है। 2,50,000, 5 लाख, नो एग्जेम्पशन लिमिट, 10 लाख। करेक्ट आंसर होगा सी, नो एग्जेम्पशन लिमिट। नेक्स्ट, any company which has made the prescribed arrangements for the declaration and payment of dividends within India। अगर आप सारी चीजें विद इन इंडिया कर रहे हो तो फिर नो डाउट आप डोमेस्टिक कंपनी होगी, ना कि नॉन डोमेस्टिक कंपनी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, डोमेस्टिक कंपनी। नेक्स्ट, अ कंपनी इन विच द पब्लिक आर नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। अगर पब्लिक सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड है ही नहीं तो ऐसी कंपनी को हम क्या कह सकते हैं? प्राइवेट कंपनी या क्लोजली हेल्ड कंपनी, जहां पे आप किसी भी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, a person carrying not less than how much percent of the voting power in a company is said to have substantial interest in the company। कंपनी में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है मतलब कम से कम आपने 20% ऑफ द वोटिंग पावर होल्ड करके रखा है। तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ द इनकम टैक्स इन इंडिया वाज फर्स्ट इंप्लीमेंटेड बाय। सबसे पहले किसने इंप्लीमेंट किया? सर जॉन विलियम्स, सर जेम्स विल्सन, सर जोसेफ, सर जेम्स पैस्कल। करेक्ट आंसर होगा बी, सर जेम्स विल्सन। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, साथ ही साथ लर्न कर लेना। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 7, assessee का मतलब क्या होता है? बाय whom any tax or other sum of money is payable, against whom proceedings have been initiated under the act, deemed to be an assessee in default। yes, इनमें से कोई भी पॉसिबल है ना। assessee वो पर्सन होता है जिसको टैक्स पे करना होता है। assessee वो पर्सन होता है जिसके अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई एक्शन लिया जा सकता है, या assessee को माना जा सकता है कि वो assessee in default है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ अ पर्सन इंक्लूड्स। पर्सन की डेफिनेशन में क्या क्या चीजें आती है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? इसमें आता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीओआई, कंपनी, म्युनिसिपल अथॉरिटीज। तो इंडिविजुअल एचयूएफ भी आएगा, एओपीबीओआई आएगा, लोकल अथॉरिटीज आएंगी, एवरी एजेपी आएगा,
फर्म एंड कंपनी आएगा, इसमें ये सब कुछ इंक्लूडेड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट, an individual is deemed to be an assessee in default if they fail to file a return under this act, fail to pay tax on their income, fail to deduct TDS and or deposit in the treasury। देखो, आपको assessee डिफॉल्ट तब माना जाता है जब आपकी तरफ से किसी तरह का कोई डिफॉल्ट हुआ हो या एरर हुआ हो। जैसे आपने रिटर्न नहीं फाइल किया, आपने टैक्स नहीं फाइल किया, तो बेसिकली आप किस कैटेगरी में आ जाओगे? असेसी इन डिफॉल्ट। तो यहाँ पे ना करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, दैट इज करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। Next, in the case of a newly created source of income, the previous year will encompass a period between newly created source of income है 1st April of that year and 31st March of the following year, 1st January to 31st December, date of commencement of such source of income and 31st March next following years। आपने इस साल जब भी अपना बिजनेस शुरू किया है, लेट से हमने स्टार्ट किया 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर से लेकर के टिल नेक्स्ट 31 मार्च तक का हमारा प्रीवियस ईयर बनेगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट। कंपनी, इंडिविजुअल, एचयूएफ, ऑल ऑफ द अबव। देखो, कंपनी के केस में ना रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट वाला कॉल नहीं होता, वहां आइदर रेसिडेंट होता है या नॉन रेसिडेंट होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, कंपनी। नेक्स्ट, सेक्शन 115 JB, ये किससे रिलेटेड है? मैथ से, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेटिव टैक्स। नेक्स्ट, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन। देखो, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स बेसिकली ना सारी कंपनीज पे एप्लीकेबल होता है। बेसिकली जब कंपनीज पे कम टैक्स लगता है या जीरो टैक्स लायबिलिटी आती है, तो वहां पे ना मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स का कॉन्सेप्ट अराइज होता है। बेसिकली होता क्या है ना कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास प्रोविजंस हैं जिनके थ्रू या जिनको यूज करके कंपनी जीरो टैक्स पे कर सकती है, तो वहां उनको मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स को कंसिडर करना होता है और अपने बुक प्रॉफिट पे कुछ टैक्स देना होता है, जो कि जनरली 15% होता है बुक प्रॉफिट का। तो मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो हर तरह की कंपनी पे लगता है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक कंपनी हो, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑल कंपनीज। नेक्स्ट, रेट ऑफ मैट एप्लीकेबल टू कंपनीज इज, अभी हमने बताया कि 15% है ऑफ बुक प्रॉफिट। नेक्स्ट, विच आर द फॉलोइंग इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन रिसीव फ्रॉम अ फॉर्मर एम्प्लॉयर, सैलरी ऑफ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एग्जामिनेशन, रेम्यूनरेशन, फैमिली पेंशन। ये तीनों बेसिकली अदर सोर्सेस का पार्ट है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो 4% है वो किस पे एप्लीकेबल होता है? जो आपने इनकम टैक्स निकाला प्लस सरचार्ज निकाला, ठीक है। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी। नेक्स्ट, सरचार्ज इज एप्लीकेबल टू एन इंडिविजुअल व्हेन द टोटल इनकम एक्सीड। अगर इंडिविजुअल का केस है तो टोटल इनकम एक्सीड होनी चाहिए 50 लाख से, तब उस पर सरचार्ज एप्लीकेबल होगा। और यही अगर हमसे कंपनी का पूछता तो टोटल इनकम हो जाती मोर देन 1 करोड़, तब उस केस में उन पे सरचार्ज एप्लीकेबल होता। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ₹50 लाख। नेक्स्ट, सैलरी रिसीव बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अभी हमने बताया कि ये अदर सोर्सेज का पार्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी, अदर सोर्सेज। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल फॉर एन एम्प्लॉय अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी इज, अभी तक तो ये 50,000 था, अब नेक्स्ट ईयर से ये 75,000 हो जाएगा, बट आप लोगों के लिए रेलेवेंट क्या रहेगा? 50,000। अगर हमारे पास ऑप्शन में 75,000 दिया रहेगा तो प्लीज आप 75,000 ही टिक करके आना, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम वंस ओन कॉन्ट्रीब्यूशन टू URPFS, ये क्या है? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से अगर आपको इंटरेस्ट रिसीव्ड हो रहा है तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल होगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सोर्सेस, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट, अ पर्सन डीम टू बी एन असेसी ऑफ अनदर पर्सन, अगर आप माने जा रहे हो कि आप किसी और पर्सन के लिए असेसी हो तो नो डाउट आप क्या हो जाओगे? डीम्ड असेसी। नेक्स्ट, previous year and assessment year are same in ordinary assessment, special assessment, accelerated assessment, none of these। accelerated assessment, क्योंकि accelerated assessment मतलब होता है कि जिस साल आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ, तो जिस साल आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ उस साल आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर सेम होता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर असेसेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर?
a person in employment, a person engaged in illegal business, charitable business, a person living India permanently. अगर आप इंडिया परमानेंटली छोड़ करके जा रहे हो तो उस केस में जो आपका प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर है दोनों सेम है. जिस साल आप जा रहे हो उसी साल को प्रीवियस ईयर भी मानेंगे और उसी साल को असेसमेंट ईयर भी मान करके आपकी इनकम पे टैक्स एप्लीकेबल करेंगे. करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया इज टैक्सेबल टू. इनकम इंडिया के बाहर रिसीव भी हो रही है और अक्रूड भी हो रही है तो ये सिर्फ टैक्सेबल होता है इन केस ऑफ ऑर्डिनरली रेसिडेंट. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, प्रॉफिट्स अर्न फ्रॉम एन इलीगल बिजनेस आर. चाहे लीगल बिजनेस हो चाहे इलीगल बिजनेस हो वो हमेशा टैक्सेबल होगा. करेक्ट आंसर होगा ए. नेक्स्ट, द ड्यू डेट फॉर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स बाय असेसी अदर देन कंपनीज. देखो एडवांस टैक्स का कॉन्सेप्ट ये है ना कि अगर आपको लगता है कि पूरे साल में जो आप इनकम जनरेट करोगे उस पर आपका टैक्स 10,000 से ज्यादा आएगा तो उस केस में आपकी लायबिलिटी है कि आप एडवांस टैक्स पे करो. पहला जो एडवांस टैक्स पे किया जाता है ना वो किया जाता है 15th ऑफ जून को, देन 15th सितंबर, देन 15th दिसंबर, देन 15th मार्च. ठीक, यहां हम क्या करते हैं अपने टोटल टैक्स लायबिलिटी का 15% जमा करते हैं, नेक्स्ट में 45%, नेक्स्ट में 75% और लास्ट में 100%. ठीक है, तो पहला जो पेमेंट है वो कब कर रहे हैं 15 जून को. करेक्ट आंसर हो जाएगा भी 15 जून. नेक्स्ट, टोनेज टैक्स सिस्टम इज एक्सक्लूसिवली इंटेंडेड टू. टोनेज टैक्स बेसिकली आया था शिपिंग कंपनीज को प्रमोट करने के लिए तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शिपिंग कंपनीज. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू कंपनीज. एटी आईबी, एटीसी, एटीजी. एटीसी जो कि बेसिकली कंट्रीब्यूशन होता है एनपीएस की तरफ या आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरफ, तो ये जो डिडक्शन है सिर्फ इंडिविजुअल्स को मिलता है ना कि कंपनीज को. नेक्स्ट, in the case of which of the following cooperative society the deduction under section 80p is restricted to rupees 1 lakh. 1 लाख का रिस्ट्रिक्शन है फॉर कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी और बाकी के लिए 50,000 का रिस्ट्रिक्शन है. ठीक, नेक्स्ट, एसटीटी स्टैंड्स फॉर. एसटीटी इसका फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि ऑप्शन डी में दिया है. नेक्स्ट, एडिशनल डेप्रिसिएशन टू प्लांट एंड मशीनरी इज चार्जेबल एट द रेट. अब देखो एडिशनल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो पूछा है फॉर प्लांट एंड मशीनरी, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और जिसका आंसर करेक्ट होगा ना हम पिन कर देंगे. सिंपल सा क्वेश्चन था इसीलिए हम आप लोगों से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं. नेक्स्ट, the number of years for which credit of MAT excess paid under section 105 JB can be carried forward. ये 15 assessment years के लिए carry forward हो सकता है तो करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 39 कट कर देंगे. 40, which one of the following statement is not correct with reference to the assessment of firms. देख लेते हैं. All partnership firms formed under the Indian Partnership Act 1932, ये तो करेक्ट है. Income of a firm is taxable at the flat rate of 30% without any exemption. Partners share in the income of the firms is not chargeable to tax in the hands of partners, ये भी करेक्ट है. Remuneration paid to partners of a firm is allowed as deduction subject to statutory limit. देखो फर्म की इनकम पे 30% का टैक्स रेट तो है बट क्या कोई डिडक्शन नहीं है? है ना, उनको बहुत सारे डिडक्शन एग्जेम्पशंस मिले हैं तो करेक्ट आंसर होगा बी कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इज टैक्सेबल अप टू. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जा रहा है, अब देखो अगर रेंट फ्री अकोमोडेशन की बात करें फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में जितना लाइसेंस फी फिक्स किया गया बाय गवर्नमेंट वो टैक्सेबल होगा. करेक्ट आंसर होगा सी. द मैक्सिमम एग्जेम्पशन ऑफ ग्रेच्युटी फॉर दोज कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट इज, अब हो गया ये 20 लाख, पहले था 10 लाख. नेक्स्ट, for an employee receiving hostel expenditure allowance for 3 children, the maximum annual allowance exempt under section 10 subsection 14 is, देखो जो hostel expenditure है वो है ₹300 per child. ठीक है, एंड ना ये सिर्फ 2 ही चिल्ड्रन तक आपको एग्जेम्पशन मिल सकता है तो 300 इंटू 12 कितना हो जाएगा 3600 और 2 अगर चिल्ड्रन का देखें तो 7200 तक मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिल सकता है. करेक्ट आंसर होगा बी. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है. X is employed in a private company with a salary of 70,000 per month, 10,000 per month as DP, that is dearness pay और dearness allowance. उसको 2,000 पर मंथ HRA भी मिल रहा है और वो 2500 रुपए पर मंथ हाउस रेंट पे कर रहा है. तो हमें बताना है कि हाउस रेंट अलाउंस का कितना पोर्शन एग्जेम्प्टेड होगा. इसके लिए ना 3 कैटेगरीज है. पहला, जितना आपने एक्चुअल रेंट पे किया है माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी. दूसरा है
हाउस रेंट रिसीव्ड, जितना आपने एक्चुअल में रिसीव किया है, और तीसरा है आपका 40% और 50% ऑफ बेसिक सैलरी। ठीक है, 50% बेसिकली मेट्रो सिटीज के केस में है और अपार्ट फ्रॉम मेट्रो सिटीज 40% है। अच्छा, यहाँ पे बेसिक सैलरी क्या होगा ये प्लीज याद कर लेना कि बेसिक सैलरी में जो आपको बेसिक पार्ट मिलेगा सैलरी का, प्लस डियरनेस पे और डियरनेस अलाउंस, प्लस अगर किसी भी तरह का कोई वेरिएबल कमीशन मिल रहा है, कैसा वेरिएबल, जैसे सेल्स पे कोई कमीशन मिल रहा है तो उसको हम किसका पार्ट मानेंगे, बेसिक सैलरी का। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में हमारे लिए बेसिक सैलरी क्या हो जाएगी, देख लेते हैं। 70,000 पर मंथ हमारी सैलरी है और 10,000 पर मंथ डियरनेस पे है, तो एक महीने का जो हमारा अमाउंट है वो है 80,000 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 9,60,000। ठीक है, अब देखो हम इसको लिमिट्स पे पुट कर देते हैं तो बहुत ही इजीली कैलकुलेशन हो जाएगा। हमारा एक्चुअल रेंट कितना है, 2500 पर मंथ। यहां कैलकुलेट कर दे रहे हैं, एक्चुअल रेंट इज इक्वल टू 2500 पर मंथ मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो जाएगा 30,000। ठीक है, तो यहां हम लोग लिखेंगे 30,000 माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी जो कि है 9,60,000, तो ये हो जाएगा 96,000। अच्छा, जब हम इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू माइनस में आएगी, जिसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, निल के फॉर्म में। ठीक है, एचआरए कितना रिसीव्ड हो रहा है, 2,000 पर मंथ, मतलब पूरे साल का 24,000 हो गया। और क्योंकि क्वेश्चन में ना किस सिटी से रिलेटेड है ये नहीं दिया है, तो 40% ऑफ बेसिक सैलरी मान लो, तो 40% ऑफ 9,60,000। ठीक, अब रूल क्या है कि इसमें से जो सबसे लोअर वैल्यू है उसका आपको एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक, लोअर वैल्यू का एग्जेम्पशन मिलेगा, और लोअर वैल्यू क्या है बेटा, निल है ना, ये आया ना निल, तो हमें एग्जेम्पशन कितने का मिलेगा, निल का, मतलब हमारा पूरा का पूरा जो हम एचआरए रिसीव करें वो टैक्सेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 कट कर देंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेट द जीएवी फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। हमने बताया भी है कि जीएवी के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, फिर इस हायर को कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड रेंट से, इन दोनों में जो वैल्यू लोअर होगी फिर उसको कंपेयर करते हैं एक्चुअल रेंट से, और जो वैल्यू हायर होगी वो हमारा जीएवी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू विच एवर इज हायर तो 50,000 है, इसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, विच एवर इज लोअर तो ये हो जाएगा 48,000, फिर 48,000 को कंपेयर करेंगे एक्चुअल रेंट से विच एवर इज हायर, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीएवी का 48,000, दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, डिटरमाइन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द प्रीवियस ईयर 2020-21। यहाँ पे प्लीज इसको करेक्ट करके 2024-25 कर लो। ठीक है, आपको बताना है कि वो गए हैं 15 जून 2024 को और रिटर्न हो रहे 10 अप्रैल 2025 को, तो उस केस में उनका क्या स्टेटस होगा। देखो हमने ना रेसिडेंशियल स्टेटस पे बहुत डिटेल डिस्कशन किया हुआ अपने चैनल पे, तो वहां से अगर आपने क्लास कवर की होगी तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली कर लोगे। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और जिसका आंसर करेक्ट होगा हम पिन कर देंगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है इसलिए स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोविडेंट फंड रिसीव बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को प्रोविडेंट फंड मिल रहा है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। नेक्स्ट, बिल्डिंग लेट आउट टू एम्प्लॉयज इज टैक्सेबल अंडर द हेड। अगर आपने बिल्डिंग लेट आउट की है किसको, एम्प्लॉयज को, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, अदर सोर्सेज, नो डाउट वो किसका पार्ट माना जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी का। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉरेन अलाउंस, अलाउंस फ्रॉम यूएनओ, सैंक्चुअरी अलाउंस या एचआरए। तो एचआरए में हमें पता है ना कि फुली एग्जेम्प्ट अलाउंस नहीं माना जाता है, इसका कुछ पोर्शन एग्जेम्प्ट होता है और कुछ पोर्शन टैक्सेबल होता है, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक, अब ये देखो ओवरऑल 50 एमसीक्यूज से रिलेटेड टू इनकम टैक्स। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और 50 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, और पहले भी जो हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं वो भी आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। इसी लेवल के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने मिलते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस आप लोग अच्छे से कर लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, एंड किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।
अगर आज की क्लास यूजफुल लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। इस तरह के और क्लासेस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना सो दैट आप लोगों को टाइमली नोटिफिकेशन मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।